Chief Justice decision that was taken by in the favor of the Cherokee, that decision was changed. My dear, the Andrew Jackson, who was the president of America, who reputations for the fighting against the economic and the political privilege, but when it came to be Indians, he was different person. He refused to honor the Chief Justice judgment and ordered the US Army to evict the Cherokee from their land and drive them to the great American desert. Of the 15,000 people that forced to go over the quarters died along the trials of tears. 1832 संयुक्त राज्य अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है, एक विशिष्ट कम्युनिटी है और इसके सॉवरिन इलाके में, इसके जो स्वत अधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न भी हैं, सॉवरिन भी हैं। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन, जिनकी छवि, जिनकी रेपुटेशन आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की थी, इन इंडियंस के मामले में वो पूरी तरीके से इनके अधिकारों के खिलाफ थे। वो इंडियंस के मामले में पूरी तरीके से उलट गए, अपनी छवि के विपरीत उन्होंने काम किया। उन्होंने जॉन मार्शल के डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया और सिरोकियों को अपनी जमीन से फोर्सफुली ग्रेट अमेरिकन डिजर्ट की तरफ ढकेलने के लिए, खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। अमेरिकी फौज ने जबरदस्ती, फोर्सफुली नेटिव्स को ग्रेट अमेरिकन डिजर्ट में खदेड़ा, 15,000 लोगों को वहां से हटने पे मजबूर किया। इस 50,000 में 1/4 इस पूरी यात्रा में मारे गए, ट्रायल्स ऑफ टीयर के सफर में समाप्त हो गए। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली, वे इस आधार पे अपने को उचित ठहराते थे कि चूंकि जो नेटिव्स हैं वो अपनी ज़मीनों का अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पाते, वे अपनी ज़मीन को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, नहीं करना जानते, इसलिए मूल निवासियों की आलोचना करते थे। इसलिए उनको उनसे ज़मीन ले लेना अपने को वैलिड ठहराते थे। वो ये भी कहते थे कि मूल निवासी आलसी हैं, मूल निवासी अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनना नहीं जानते, वो अपने खेतों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, बाजार हेतु उत्पादन के लिए वो सिद्धहस्त नहीं है, शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हमने उनसे जो ज़मीन ली है वो हमारा ज़मीन लेना उचित है। कुल मिलाकर उनका यही कहना था कि जो नेटिव्स हैं वो मर खपने लायक ही हैं, उनको मर जाना ही अच्छा है। खेती की ज़मीन निकालने के लिए प्रेरीज साफ की जाती थी और प्रेरी साफ करने के दौरान प्रेरी घास के मैदानों में बाइसन नामक जो जंगली भैंसा था, बाइसन जिसे कहते हैं, उसको बड़ी संख्या में उन्हें मारा और यहीं पे एक फ्रेंच मैन विजिटर्स ने एक स्टेटमेंट दिया कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो गए। इट इज वेरी स्ट्रेंज what I'm saying. Try to understand, my dear. This is also given in our book. Those who took the land occupied by the tribes justify it, saying the natives did not deserve to occupy land which they did not use to the maximum. They went on. The critics them for being lazy,
since they did not use their craft skill to produce good for the market, for not being interested in learning English or dressing correctly, which meant, like the Europeans, they deserved to die out. They argued. The prices were cleared, farmland and wild bison killed off. Primitive man will disappear with the primitive animal, wrote a visiting Frenchman. The statement is very clear. What you want to say कि भारत की अमेरिका में जो नेटिव्स थे उन नेटिव्स को बड़ी संख्या में समाप्त किया गया. आपके सामने एक चार्ट है. comment on these two sets of population data. Natives 0.6 million, Spanish American 1800 7.5 million, white 9 million, Spanish 3.3 million, mixed European 0.1 million, Spanish American 5.3 million, black 1.9 million and Spanish 0.8 million. टोटल अमाउंट अलग अलग की बात कर रहा है. नेटिव्स हैं 0.6, वाइट है 9 पॉइंट, मिक्स्ड यूरोपियन 0.1, ब्लैक है 1.9. 1820 में 1800 में नेटिव्स की संख्या 7.5 मिलियन थी जो 1820 में घट के 0.6 हो गई. वाइट 9 मिलियन थे जो 1800 में वो 3.3 मिलियन से 9 मिलियन तक आ गए. मिक्स्ड यूरोपियन 5.3 से 0.1 मिलियन, ब्लैक्स 0.8 मिलियन से 1.9 मिलियन. ये ब्लैक्स वही हैं जो स्लेव ट्रेड के लिए बाहर से बुलाए जाते थे. माय डियर, हैविंग सीन दिस चार्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेटिव्स डे बाय डे दैट वाज डिक्रीज्ड इन द ह्यूज अमाउंट. मीनवाइल द नेटिव्स वर pushed was westward, given land elsewhere. This is perpetuity, but often moved again. If any mineral, lead or gold or oil was found on their land, many tribes were forced to share the land originally occupied by the one tribe, thus leading to the quarrels between them. They were locked off in a small area called reservation. Okay, I hope you are getting understand. What is the meaning of reservation? Suppose in their area lead or minerals found, they were landlocked. They were locked off in a small area called reservation, which often was land with which they had no earlier connection. They did not give in without a fight. The US Army crossed the series of rebellions from 1895 to 1890. And in Canada, they were armed resolute by the Métis people, the native European, between 1869 and 1885. But after that, they gave up. My dear, this was the great war between tribals and the Europeans. In this war, result is against for the natives. कहता है मूल निवासी जो नेटिव्स थे पश्चिम की ओर ढकेल दिए गए. स्थायी तौर पे अपनी ज़मीन दे दी गई थी, लेकिन अक्सर उन्हें उस ज़मीन से भी हटना पड़ता था, बेदखल होना पड़ता था जब उनकी ज़मीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज होने का पता चलता. प्राय कई समूहों को मूलतः किसी एक की कब्जे वाली ज़मीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते थे. मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए जिन्हें रिजर्वेशन कहा जाता था. ये प्राय ऐसी ज़मीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था. ऐसा नहीं है कि अपनी ज़मीन उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी. उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई लड़ी,
लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज के सामने वो टिक ना सके। संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज ने 1865 टू 1890 के बीच एक बड़े रिवोल्ट की पूरी श्रृंखला को डिप्रेस किया, दमन किया। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मेटिसी और मेटिसो, जो यूरोपीय मूल निवासी के वंशज थे, ने सशस्त्र विद्रोह किया, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली और फाइनली उनके इलाके अमेरिका में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो आउटसाइडर्स थे, उनके अधिकार में आ गए। अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज। गोल्ड रश, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिजर्वेशन में नेटिव्स को कैद कर दिया जाता था, लेकिन अगर ये मालूम चल जाए कि उनकी ज़मीन में लेड, ऑयल या गोल्ड जैसे कोई चीज़ मिनरल्स प्राप्त हो रही है तो उनको उनकी ज़मीनों से भी हटा दिया जाता था। एक र्यूमर उठा 1840 के आसपास कि अमेरिका में खूब सोना है, कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इससे बड़ी संख्या में लोगों का माइग्रेशन यूरोप से अमेरिका में हुआ। ये माइग्रेशन ही गोल्ड रश को जन्म दिया। ये तेजी से यूरोप से आकर अमेरिका में बसना ही गोल्ड रश कहलाया, जिसमें हजारों की संख्या में यूरोपियंस बहुत जल्दी धनी हो जाने की लालसा, धनी हो जाने की इच्छा अपने मन में समेटे हुए अमेरिका आकर बसने लगे, जिससे अमेरिका में, पूरे अमेरिका में रेल के ट्रैक बिछाए गए, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ। 1870 में अमेरिका में रेलवे का काम पूरा हुआ। 1885 में कनाडा में रेलवे का काम पूरा हुआ और इस तरीके से धीरे धीरे पूरे अमेरिकी क्षेत्रों में विकास की दौड़ चल गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। एंड्रयू कार्नेगी का स्टेटमेंट, जब एंड्रयू कार्नेगी कहता है कि जो पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है, ये बात वो अमेरिका के लिए कहता है। देयर वॉज ऑलवेज द होप दैट देयर वॉज गोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। In 1840, the trace in gold were found in the USA, in California. This led to gold rush when thousands of eager Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune. This led to the building of railway lines across the continent, for which thousands of Chinese workers were recruited. The USA Railway was completed by 1817 and the Canadian Railway that was completed in 1885. The old nation creep at a snail's pace, said Andrew Carnegie, a poor immigrant from Scotland who became one of the first millionaires industrialists in the USA. The Republic thunders on at the speed of an express. One reason why the industrial revolutions happened in England when it did was because small peasants were losing their land to big farmers and moving to job in factories. In North American industries developed for very different reasons: to manufacture railway equipments so that rapid transport could link distance, place, and the produce machineries which would make large scale immigrants easier. Industrial towns grew and factories multiplied both in USA and Canada. In 1860, the USA factories multiplied both in the USA and Canada. In 1860, the USA had been underdeveloped economy. In 1890, it was leading industrial power in the world. My dear, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का एक खास समय में होने के पीछे का एक यह भी कारण था, जो छोटे किसान थे उन्होंने अपनी ज़मीन बड़े किसानों के हाथ में
बेच दी और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले गए। लेकिन उत्तरी अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलग तरह के कारण थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका में अन्य कारणों की वजह से आया था, न कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की तरह। अमेरिका में रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित हुई। दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा जा सके, इसलिए रेलवे ट्रैक बिछाए गए। ऐसे मशीनरीज का प्रोडक्शन किया गया जो उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाएं। खेती को बड़े पैमानों पर स्थापित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा दोनों जगहों पर इंडस्ट्रियल सिटी का डेवलपमेंट हुआ। फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अपने स्टार्टिंग फेज में था, 1890 में दुनिया का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था। बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार हुआ, बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में टुकड़े टुकड़े जो थे उनको क्या किया गया, ये एक साथ इनको यूनाइट किया गया। 1890 तक आते आते जंगली भैंसे, बाइसन पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। बड़े इलाके साफ करके खेतों के रूप में विकसित किए गए। बाइसन का या तो शिकार किया गया या तो धीरे धीरे उनकी संख्या को खत्म कर दिया गया। मूल बासिंदे जो सदियों से इस जमीन पर आ रहे थे उन्हें भी या तो डिस्प्लेस कर दिया गया या तो उनकी हत्या कर दी गई। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था और अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा जो कई दशकों तक यूरोपीय सेटलर्स को पश्चिम की ओर खींचता हो। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में कुछ उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। अब वो कंप्लीट पावर में आ चुका था। माय डियर, वन रीजन of the industrial revolutions happened in land that was the agricultural revolution, but in America it was not. Large scale of agriculture also expanded. Vast area were cleared and divided up into farms. By 1890, the bison had almost been the exterminated, thus ending the life of hunting. The natives had followed the centuries. In 1892, the USA continental expansion was complete. The area between the Pacific and the Atlantic Ocean was divided up into the settled states. There no longer remained the frontier that had pulled European settlers west for many decades. Within a few years, the USA was setting up its town colonies in Hawaii and the Philippines. It had become an imperial power. My dear, वो अमेरिका जो पहले किसी की कॉलोनी थी, अब वो अमेरिका अपनी खुद कॉलोनी बना रहा था। डेवलपमेंट के एक लंबे फेज के बाद अमेरिका एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, बातें करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर। हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। Today we are going to start your class 11th history, chapter 10, theme 10, displacing indigenous people. My dear student, in this chapter today we will try to understand the problem of the natives and how native peoples lost their land. In the starting of this class, in the starting of this chapter, I will discuss the circumstances, situations, and the problem also which was faced by the natives during 16th and 17th century to 18th century. I will also discuss that even the number of the natives day by day decreased, but the name of their metropolitan city, either America or Australia, it was
on the name of the natives. Parmatta, Ohio, Sierra Nevada, Mississippi. These were the finest example. These are the finest example. Nowadays also the name was in existence. हम लोगों ने पढ़ा था. We had studied. Today we will start the next topic. The native people lost their land. In the USA, as the settlements expanded, the natives were induced or forced to move after signing treaties, selling their lands. The price paid were very low, and there were the instance when the Americans a term used to mean the European people of the USA cheated them by taking more land or the paying less than promised. Even high officials saw nothing wrong in depriving the native people of their land. This is seen by an episode in Georgia, a state in the USA. Officials had argued that the Cherokee tribes was governed by the state law, but could not enjoy the right of citizens. This was despite the fact that of all the native people, the Cherokees were the one who had made the most effort to learn English and to understand the American way of life. Even so, they were not allowed the right of citizens. My dear, एकदम महत्वपूर्ण बात है, इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री, जमीन की जो बेच थी, बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के लिए मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए या तो बाध्य कर दिया गया या तो उनको फोर्सली वहां से डिस्प्लेस किया गया या तो समझौते पर जबरदस्ती दस्तखत करा करके उन्हें उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई. उन्हें जो पैसे भी दिए गए थे वो बहुत ही कम थे, उनकी कीमत बहुत कम दी गई थी. और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण मिलते हैं कि किस तरीके से वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को पूरी तरीके से उनकी ज़मीन से डिस्प्लेस किया गया, हटाया गया. और धोखे से कम पैसे में ज़्यादा ज़मीनें ले ली गई. अमेरिकी जो वर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए ही प्रयुक्त किए जाते थे. ये लोग नेटिव्स के लैंड में चीटर थे, धोखेबाज थे, जो प्रायः उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते थे. सबसे विचित्र बात तो ये थी कि नेटिव्स की राइट की रक्षा के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे वो लोग भी ये सब जानते हुए भी चुप थे. जो अधिकारी थे वो नेटिव्स की जमीनों को छीन लेना गलत नहीं मानते थे. जॉर्जिया का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है. जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक छोटा सा राज्य है. यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि सिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है, राज्य के कानून के द्वारा चलता तो है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते. यहाँ पे ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जो मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी सीखी और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी, और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए. This was despite the fact that of all the native people, the Cherokee were the one who had made the most effort to learn English and to understand the American way of life. What happened with them? Even
so they were not allowed the rights of citizens. In 1832, an important judgment was announced by the US Chief Justice John Marshall. He said that Cherokee were a distinct community occupying its own territory, in which the laws of Georgia had no face, and that they had sovereignty in certain matters. This judgment is in favor of the Cherokee or such type of local community. But what happened with them? When you will see the next line, the President of America, US President Andrew Jackson, had reputation for fighting against economic and political privilege. But